दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। इस सरकार के रोज़ाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं। रोज़ रोज़ नई नई परतें इसकी उभर रही हैं और उससे जो मामले सामने आ रहे हैं उससे ये लगता है कि इस देश में हो क्या रहा है। ये सरकार कैसे काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, ये सरकार किन के हितों को पोषित कर रही है, किन और किन की कीमत पर। क्या आम आदमी के हितों की कीमत पर? देश वास्तव में देश का मायने क्या है? ये देश की बहुसंख्यक आबादी, देश की आम आदमियों की आबादी, तो उनके हितों की कीमत पर क्या जो अपने चहेते कारपोरेट हैं उनको पोषित करने का काम कर रही है ये सरकार। उनको बढ़ावा देने के लिए उनको काम कर रही है और उनके लिए वो विदेशों जो अपनी विदेश नीति तक वो को दांव पे लगाने से नहीं चूक रही है, जो देश के हितों को भी दांव पे लगाने से नहीं चूक रही। ये बातें सामने आ रही और ये बातें आई हैं। इसकी जो एक आई है, जो एक वानगी इसके सामने आई है, वो जो ORF है, एक थिंक टैंक है जिसको अंबानी चलाते हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये ऑब्जर्वर नाम से अडानी को इसलिए प्रेम है, ये उनका पुश्तैनी नाम है क्योंकि मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने इसी के नाम से हिंदी और अंग्रेजी में एक अखबार निकाला था। तो अब फिर उसी नाम का, इसलिए अपनी पिता की स्मृति में या जो भी कारण हो ऑब्जर्वर के पीछे, ऑब्जर्वर नाम से उनकी भावनाएं जुड़ी होने का, तो उन्होंने अपनी रिसर्च फाउंडेशन का भी नाम ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन रखा। अपने रिसर्च फाउंडेशन का नाम भी ऑब्जर्वर के नाम पे ही रखा है। तो उस ऑब्जर्वर में एक उनकी शैली है। ये कोई आज की बात नहीं है जो अंबानी ने जो इतना ज़्यादा एक छोटे से शुरुआत करके छोटे से शुरुआत की थी, बहुत थोड़े से, और आज वो इतना शिखर पर पहुंच गया कि आज की दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों में, दुनिया के प्रमुख कारपोरेट में उनकी गिनती होती है। तो ये उनका जो सफ़र है, ये सफ़र उनका जो देश के परंपरागत बड़े उद्योगपति थे जैसे टाटा हैं, बिरला हैं, इनसे उनकी जो वो है रणनीति, व्यापारिक रणनीति, वो अलग किस्म की है। इसकी एक वानगी मनमोहन सिंह के टाइम पे देखने को मिली थी। मनमोहन सिंह के टाइम पर यह था कि इनका अंबानी ग्रुप का दखल टेलीकॉम सेक्टर में हो गया। तो टेलीकॉम सेक्टर में मुख्य रूप से सरकार खुद ही काम करती थी, उसका BSNL काम करती थी। तो वो समय एक घोटाला सामने आया था, WLL STD घोटाला। उसमें ये बताया गया था कि STD और ISD कॉल करवाई अंबानी ने, रिलायंस ने, मतलब अंबानी की कंपनी यानी रिलायंस ने। उस समय तो मुकेश और अनिल अंबानी दोनों अपने वहाँ पे हेड नहीं बने थे, तो उनके पिता चूँकि उस पूरा ग्रुप को संचालित कर रहे थे, तो उसका प्रारंभिक नाम रिलायंस ही था। तो रिलायंस ने ये टेलीकॉम में रिलायंस को काम मिला था, तो उसमें टेलीकॉम ने ये घपलेबाजी की है हज़ारों करोड़ रुपए की, कि जो STD और ISD कराई, उसका पैसा तो ग्राहकों से वसूला STD और ISD की दर पे, लेकिन जो सरकार को पैसा जमा कराया गया वो लोकल कॉल की दर पे जमा कराया गया। तो उसमें सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति हो रही है। मामला चूँकि ये सब काम सरकार की साठगांठ से हो रहा था मनमोहन सिंह के, क्योंकि आज वो भारतीय जनता पार्टी की, और या भारतीय जनता पार्टी के कम और मोदी के आदमी हो गए, लेकिन एक ज़माने में उनके जो पिता हैं मुकेश अंबानी के, धीरूभाई अंबानी, वो कांग्रेस के आदमी हुआ करते थे। मुरली देवड़ा के माध्यम से जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उनका मुरली देवड़ा के माध्यम से वो संपर्क में आए और उन्होंने राजीव गांधी पर पहला एहसान ये किया कि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उस राष्ट्रीय अधिवेशन का पूरा खर्चा उन्होंने उठाया था। ये सहारा जैसे एक फ्रॉड कंपनी थी, तो वो भी ये काम करती थी क्रिकेट मैच आयोजित करने का और तमाम तरीके का करके, और खर्चा वो उठाती थी और इस तरह से सरकार को अनुग्रहित कर लेती थी, सरकार को अपना कृतज्ञ बना लेती थी, और उसके बाद फिर वो सरकार से दोहन करती थी। तो इस तरीके से वो आ गए थे। तो जब BP सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए इन पर शिकंजा कसा, काले धन वालों पर शिकंजा कसा था, और
पता चला कि उसमें जब छानबीन की गई तो सबसे बड़ी काला धन रखने वालों की, काला धन की समानांतर अर्थव्यवस्था चलाने वालों में सबसे बड़ी मछली के रूप में पाई गई अंबानी। तो अंबानी पर गाज गिरने वाली थी और इससे जो है ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ गया कि यहाँ से राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीच में अंतर्द्वंद की शुरुआत हुई, संघर्ष की शुरुआत हुई। पहले उनका विभाग बदला गया, बाद में फिर उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया और फिर जो है बीपी सिंह को, लेकिन इस बीच में ये हुआ कि बीपी सिंह के सितारों ने उस समय बहुत अच्छी तरह साथ दिया, तो निकले तो वो पार्टी से, तो लगता था उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस निष्कासन ने उनको जो है प्रधानमंत्री के रूप में अपना नाम दर्ज करने का अवसर दिलवाया। तो वो भी अंबानी के लिए बहुत बुरे दिन थे और अंबानी को लगता था कि अगर ये पूरी सरकार चल गई, पूरे समय बीपी सिंह पूरे समय चल गए तो हमारी जगह जेल में होगी। तो वो बहुत उतावले थे कि किस तरीके से इससे बीपी सिंह से निजात पाया जाए। और बिल्ली के भाग से चीका टूटा। उनके अखबारों ने उन्होंने जो अखबारों पे पैसे खर्च करी मीडिया पे, आज ही मीडिया पे आरोप नहीं कि मीडिया खरीददास बन गई। मीडिया तो पहले भी मीडिया को खरीदने का काम होता था और पहले भी मीडिया में बिकाऊ लोग रहते थे। तो मेहम कांड में, जो मेहम में उपचुनाव हुआ था जिसमें देवीलाल के पुत्र जो है ओम प्रकाश चौटाला उम्मीदवार थे और चुनाव जीतने के लिए उन्होंने जो हिंसा कराई, उसकी न्यूज जो पहले पेज पर बीपी सिंह के पर सवालिया निशान लगाते हुए इंडियन एक्सप्रेस में छापी गई। तो पूरे देश में तहलका हो गया। बीपी सिंह उससे बहुत बुरी तरह से विचलित हो गए। और ये रोज का किस्सा था कि काम कर रहे थे जनता दल के उपद्रवी तत्व, और चूंकि अपनी दम पे तो वो बहुमत में बीपी सिंह आई नहीं थे और बहुत जल्दी ही उन्होंने वो पार्टी छोड़ी थी। दो साल के अंदर ही उलट पुलट सब कुछ हो गया था देश की राजनीति में। तो इन्हें कोई अपना संगठन खड़ा करने का कोई अवसर नहीं मिला था। चुनाव में भी उनकी ये स्थिति थी कि वो जाते थे तो पता चलता था कि जो जनता दल के छत्रप हैं उन छत्रपों ने बड़े अपराधियों के टिकट बांट रखे, तो अपराधियों को टिकट बांट रखे। तो बिहार में वो गए थे तो उनका कई और सभाओं में बिहार के अलावा कई और जगह पे भी उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ ये कह दिया था कि अगर उनकी पार्टी ने भी अपराधियों को टिकट दिए हैं तो आप लोगों को हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप हमारी पार्टी को वोट दें, आप हमारे उम्मीदवारों को हरा दें। तो इन स्थितियों में बीपी सिंह जो है सत्ता तक पहुंच तो गए थे, लेकिन कमान अभी उनके हाथ में नहीं थी। कमान और पीछे से अंबानी जैसी शक्तियां काम कर रही थी। उस जो उनके खिलाफ जनता दल में एक लॉबी खड़ा करने का काम कर रही थी और अंततोगत्ता उन्हीं परिस्थितियों में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई और उसके बाद में एक बहाना मिल गया और वो प्रकरण भी हो गया लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी का। तो फिर भी बीपी सिंह की सरकार नहीं जा रही थी। तो अब लेकिन बीपी सिंह की सरकार तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए अंबानी के लिए लाजमी हो गया था। तो उस समय की जिन्होंने राजनीति को बहुत नज़दीकी से देखा था उस समय की, वो लोग ये जानते हैं, भले भी ये साबित न कर पाए, ये सब जानते हैं कि चंद्रशेखर को सांसद खरीद के प्रधानमंत्री बनने के लिए दिए थे। पूरा सरकार को, बीपी सिंह की सरकार को गिराने के लिए अंबानी ने अपनी थैली खोल कर दी थी। और वो भारत का सबसे कलंकपूर्ण दिन था जबकि एक उद्योगपति की मर्जी पर, एक उद्योगपति की कृपा से और एक चंद्रशेखर नाम के जो तथाकथित अपने आप को समाजवादी कहते थे, उन्होंने अपनी हविस पूरी की थी प्रधानमंत्री बनने का। एक उद्योगपतियों की कृपा की मोहताज एक सरकार बनी थी, एक उद्योगपति की बंधक एक सरकार बनी थी। उसके बाद में फिर नरसिम्हा राव आई। नरसिम्हा राव की भी सरकार अल्पमत में थी, तो उनको भी कारपोरेट की बड़ी मदद की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि सब जानते झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड लोगों को याद है कि उस समय क्या था। वो टेक्निकल आधार पर सांसद छूट गए थे, वरना ये बात तो सामने आई गई थी कि वो जो बहुमत की व्यवस्था उन्होंने की है नरसिम्हा राव ने, पूरे कार्यकाल चलाया गया, तो वो उन्होंने खूब सांसद खरीदे। और सांसद खरीदने के लिए किसने पैसा दिया हुआ वो जाहिर है। तो फिर उनकी तो और ज़्यादा तूती बोलने लगी। अंबानी की पर्दे से के पीछे तो पूरा का पूरा अंबानी का काम था। और फिर उसके बाद में तो ये हुआ कि अंबानी ने करीब 40-50 सांसद, चाहे वो अन्नू टंडन हो, चाहे वो
राजीव शुक्ला हों, वो अपने संसद में 40-50 लोग दोनों सदनों में उनके अपने लोग, उनके अपने कारिंदे मतलब उन्होंने बैठा दिए थे। इस हद तक लोकतंत्र उनकी जकड़ में आ गया था। तो उसी दौरान मनमोहन सिंह की सरकार भी बनी। तो मनमोहन सिंह की सरकार भी जो वो सरकार भी किन परिस्थितियों में मिली सब जानते हैं कि जो परमाणु करार के मुद्दे पर जो अमेरिका से जो वो हुआ था, तो उस मामले में तमाम विरोध के बावजूद भी मतलब एक तरह से मुसलमानों को नाराज करके, क्योंकि मुसलमान उस समय ये थे कि नहीं आप अमेरिका के सामने आप नहीं झुके, तो जो परमाणु करार के मुद्दे पे मुलायम सिंह का जो समर्थन मनमोहन सिंह को मिला था, तो वो उस समर्थन की व्यवस्था कैसे हुई थी, किन कारपोरेट ने की थी, ये भी एक पूरा का पूरा है पड़ताल का विषय है। और इसमें जानकार जो लोग हैं वो सब इस बात को समझते हैं, भले उनके पास में पुष्ट करने वाले तथ्य ना हो। तो एक तरह से मनमोहन सिंह की सरकार भी थी, वो भी अंबानी जैसे कारपोरेट की कृपा पर चलने वाली सरकार थी, तो वो भी एक कोई स्वतंत्र उसकी सरकार नहीं थी, एक स्वतंत्र सरकार नहीं थी वो भी। उसके बाद में स्थितियाँ और बदलती चली गई, और जब ये आए मोदी जी आए, तो मोदी जी तो सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था पर, काले धन की अर्थव्यवस्था पर प्रहार करने की बात करके आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं सारा विदेशों में जो जमा काला धन है उसको पूरा का पूरा देश में वापस लेके आऊँगा, और जो देश में काला धन है वो भी जो है वो भी उसका जो है वो भी उसको भी बाहर निकाल लूँगा। लेकिन क्या निकला, वो केवल चुनावी सभाओं तक कहने वाली बात थी, क्योंकि आखिर मोदी भी तो उन्हीं कारपोरेट पर पहले से निर्भर थे, जो कारपोरेट सरकार जिनके पास में सरकार का रिमोट कंट्रोल रहता, उन्हीं कारपोरेट में थी। तो मैं जिक्र कर रहा था कि उन्होंने टेलीकॉम घोटाला किया था, वो टेलीकॉम घोटाला उस समय मनमोहन सिंह की सरकार में, उस टेलीकॉम घोटाले का जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसमें अंबानी दोषी पाए गए, लेकिन वो मनमोहन सिंह की सरकार ने कुछ नाम मात्र का मुआवजा लेके, जबकि कई 1800 करोड़ रुपए, 18,000 इस तरीके 1800 लाख करोड़ या इस तरीके का 1800 करोड़ रुपए का जो है इस ढंग का घोटाला था, उसमें केवल 200 करोड़ रुपए उनसे जमा करके और उनको बरी कर दिया गया था। और ये सब घोटाला संभव कैसे हुआ था कि जब वो टेलीकॉम सेक्टर पे काम कर रहे थे, तो जो मैं बता रहा हूँ कि उनकी नई तरह की व्यापार रणनीति, वो ये नहीं कि कोई नया उत्पादन, किसी नई चीज़ का उत्पादन करके दिखाएं, मैन्युफैक्चरिंग करके दिखाएं, जिसके लिए फिर पूरी दुनिया के बाज़ार में एक तरह से जिसके लिए मांग पैदा हो जाए, एक बड़ी मांग पैदा हो जाए। वो वर्तमान जो उत्पाद हैं उनमें कोई ऐसा क्रांतिकारी सुधार लाएं। मान लीजिए कि ट्रैक्टर है, वो अभी जिस एवरेज पे चलता है उससे बहुत नाम मात्र का एवरेज रह जाए, या वो जो ऐसे ईंधन का ऐसा विकल्प लेके आए जो सस्ता है, जो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़े, और उसके आधार पर प्रतिस्पर्धा में वो पूरी दुनिया के व्यापारियों से आगे निकल जाए। ऐसा तो वो करते नहीं, वो तो हेरा फेरी में निष्णात है। पूरा उनकी व्यापारिक रणनीति है वो पूरी हेरा फेरी पे निर्भर करती है। तो मैं ये कह रहा था कि टेलीकॉम जो घोटाला था वो करना उनके लिए इसलिए संभव हो पाया कि उन्होंने पूरा दिमाग लगाया। जो दूरसंचार के टॉप लेवल के ऑफिसर थे जो रिटायर हो रहे थे, उन रिटायर लोगों को मोटी तनख्वाह पर अपने यहाँ रख लिया। तो एक तो उन्होंने तरकीब बताई कि किस तरीके से चकमा दिया जा सकता है सरकार को इस मामले में। आप जो टेलीकॉम सेवाएं संचालित करेंगे उसमें सरकार को चकमा देकर कैसे आप जो है कैसे सरकार को चूना लगा सकते हैं और अरबों रुपए बटोर सकते हैं। तो उन्होंने दूसरे बताया, दूसरे उन्होंने कहा ये मामला फंसे नहीं। तो चूंकि वो जब टॉप लेवल पे थे, तो अब जो उनके रिटायरमेंट के बाद जो टॉप लेवल पे आए वो कभी ना कभी उनके अधीनस्थ रहे थे। तो दो काम होते थे, या तो वो जब वो रिलायंस इंडस्ट्री की पैरवी के लिए पहुंचते थे, अगर कोई मामला फंसता दिखाई देता था तो एक तो कुछ लोग तो लिहाज में जो है छोड़ देते थे, उस मामले में जो है ज़्यादा लकड़ी करना छोड़ देते थे, कोई बंद कर देते और चल जो हो रहा है उसे होने दो, ये मान के चलते थे। हमारा सीनियर कह रहा, हमारे पुराने सीनियर कह रहे। और दूसरा ये कि जब उनके
जब उनके अधीनस्थ उन्होंने काम किया है तो उनके कई अधिकारियों के साथ पारिवारिक संबंध भी थे, तो अगर कुछ लेन देन भी करना है, लेन देन के तरीके से सेट करना है तो वो भी उन अधिकारियों के माध्यम से हो जाता था। तो उन्होंने एक ये बना लिया कि हेरा फेरी के कारोबार के लिए बहुत एक ज़रूरी है, जो हेरा फेरी के व्यापार की रणनीति में बहुत ज़रूरी कि हमारे पास सरकार के ही लोग हों, सरकारी तंत्र के ही लोग हमारे पास में हो। तो फिर जैसे जैसे उनका बिजनेस का विस्तार होता गया, वो इस काम को वो उस नेटवर्क का सरकारी लोगों का, सरकारी तंत्र के लोगों का नेटवर्क को बढ़ाते चले गए। आज जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ ORF, जिसमें ये जो वो है फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन में 65% खर्चा उसका अंबानी का है और 35% उसके लिए लगभग 35% के लगभग उसमें विदेशी फंडिंग होती। कुछ और भी फंडिंग कुछ और लोगों से भी होती, लेकिन प्रमुख रूप से विदेशी फंडिंग होती। उसमें ये भी किसी को पता नहीं है कि वो किन विदेशी शक्तियों के द्वारा वो फंडिंग हो रही, जो ऐसा तो नहीं कि जो भारत के प्रति एक तरह से जिनकी शत्रुता की भावना रखती है, उन देशों की कंपनियां तो उसमें फंडिंग नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो उनकी कर रही होंगी तो वो कभी ना कभी जो है वो भारत पर घात करेंगी, उनकी सरकार घात करेगी तो उनके माध्यम से घात करेगी, तो वो भारत के लिए अनिष्टकारक होगा। लेकिन ये सोचने की फुर्सत किसी को नहीं। तो 35% उनका रहता है। और जो इसका एक रायसीना डायलॉग होता है, एक बड़ा विचार विमर्श होता है, एक बड़ा सेमिनार टाइप की होती है वहाँ पे, जिससे सरकार अपनी नीतियों के लिए प्रेरणा ग्रहण करती है। तो उसके लिए भारत सरकार भी उसमें खर्च करती है। काम तो अंबानी का है, काम तो अंबानी का किया जाना, लेकिन उसमें भारत सरकार भी, मोदी जी की सरकार भी उसमें योगदान देती है। तो अब जो मैंने बताया कि मोदी उनका फंडा क्या है अंबानी का, उनके माध्यम से सारी चालबाजी को अंजाम देना, जो सरकारी तंत्र के प्रभावशाली लोग हैं। तो एक समय ये था कि ये बताते हैं कि उस फाउंडेशन की डायरेक्टर में से में जो हमारी मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो रही होंगी। तो अब निर्मला सीतारमण का उससे हमदर्दी ना हो, जिस कंपनी की वो डायरेक्टर रही, अब मंत्री पद मिल जाने के बाद में डायरेक्टर वो नहीं रह सकती, लेकिन उनके मन में हमदर्दी तो निश्चित रही होगी, सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा। और वो देर सवेर वो सोचती होंगी कि अगर सरकार चली जाए तो फिर मुझे इसी कंपनी में आना है, ये इसी फाउंडेशन में आना है। तो उस फाउंडेशन को मजबूत करने में वो सहयोग उनसे भी मिलता होगा। और दूसरा ये है कि दूसरी जो एक बात आई कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी पहले इसमें काम किया, जो मौजूदा विदेश मंत्री। और अब जब वो सरकार में आ गए तो उन्होंने अपने बेटे को ध्रुव जो है जयशंकर है, उस बेटे को जो है उन्होंने उसमें कर दिया है, उस फाउंडेशन में अपने बेटे को फाउंडेशन के लिए गोद दे दिया। तो वो फाउंडेशन ने क्या काम किया कि उसको उन्होंने अमेरिका में उनके जो ध्रुव जयशंकर हैं, उनको अमेरिका में उस फाउंडेशन का हेड बना दिया गया। अब ये तो तय है कि ध्रुव की कोई अनुभव अभी इतना नहीं है, कोई इतनी बड़ी योग्यता नहीं जो उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती। वो निशाना कहाँ पे है? वो निशाना है जयशंकर का। जयशंकर अगर ध्रुव रहेंगे तो ध्रुव को आगे बढ़ाने की खातिर जयशंकर जो रिलायंस के हितों के लिए समझौता करने को तैयार रहेंगे, अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी इस मामले में हमने रखा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जिस तरह से उन्होंने ये घपलेबाजी इसीलिए कर पाई थी क्योंकि रिटायर्ड अधिकारी उनके साथ में थे। अब उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ गई, अब रिटायर्ड नहीं, उससे और बड़ी हस्तियाँ हैं, वो अगर सीधे नहीं रह सकते तो उनके बच्चों को अपने उसमें अपने फाउंडेशन में या अपने संस्थान में उनको काम देने के लिए उन्होंने इस अवसर का जुगाड़ कर लिया है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जो विदेश नीति का जो कबाड़ा हो रहा है, विदेश नीति के मामले में जो चूक हो रही है, उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि विदेश नीति के नाम पर देश के हितों की चिंता करने की बजाय अंबानी की चिंता की जा रही, अंबानी के हितों की चिंता की जा रही है। वो जो ध्रुव जयशंकर हैं वो लॉबिंग करते हैं अमेरिका में देश के लिए नहीं,
वो लॉबिंग करते हैं कि देश के नाम पे वो अंबानी के हितों के लिए लॉबिंग करते हैं। और कहा यह जाता है कि जो तेल का रूस के साथ में जो तेल के कारोबार का सिलसिला बना अंबानी का, उसके पीछे भी ध्रुव अंबानी है। और अब जब एक अंबानी की कंपनी का नाम सामने आया तो कुछ और नाम भी सामने आए। पता चला कि खुद जो हमारे वो हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो मोदी जी की सरकार के आने के बाद से अभी तक है, वो भी जो है एक फाउंडेशन चलाते हैं, वो भी एक थिंक टैंक चलाते हैं, और वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित उनका थिंक टैंक है। अब जब इन लोगों की भूख इतनी बड़ी है कि पता चला कि तो निश्चित रूप से फाउंडेशन के ये मकसद जाहिर हो रहे हैं कि फाउंडेशन बनाने के मकसद केवल इतने ही हैं, यही असली मकसद ही है, निजी हित साधना, निजी कंपनियों का हित साधना यही है। तो बहुत जिम्मेदार पद है। तो अजीत डोभाल हम ईश्वर से कामना करते हैं कि अजीत डोभाल इस तरह का उनके ऊपर कोई ऐसा जो है इस तरीके का दाग लगने की स्थिति कभी पैदा ना हो, और उनकी नीयत में कभी भी उस तरीके का खोट पैदा नहीं हुआ जिस तरीके का खोट अंबानी की नीयत में मनमोहन सिंह के ज़माने से प्रमाणित है, वो नहीं हो। लेकिन ये है कि कुल मिलाकर एक आचार संहिता के नाते एक आचार संहिता होनी चाहिए जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए। जैसे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले जो न्यायाधीश हैं, जो मौजूदा न्यायाधीश हैं गवई साहब ने कह दिया कि रिटायरमेंट के बाद न तो मैं कोई राजनीतिक पद लूँगा और न कोई अन्य पद लूँगा, ताकि ये ना लगे कि सरकार हमें कोई प्रलोभित करके, वही स्थिति है कि जैसे बाबा साहब विधि मंत्री थे तो एक बार उद्योगपति एक उनसे कहने के लिए आया था कि आपका लड़का बेरोजगार है और आप कुछ हमें थोड़ा ये फ़ायदा कर दें तो अपनी कंपनी में आपके लड़के को जगह दे देंगे। और जैसे ही उन्होंने सुना उसकी बात, उन्होंने रात में ही अपने निजी सचिव को बुलाया और अपने सुपुत्र यशवंत के लिए कहा कि यशवंत को आज ही वापस पूना भेज दो, वरना ये मेरी जो है मुझे खरीदने की कोशिश ये करेंगे अगर ये दिल्ली में बना रहा मेरा बेटा यशवंत। तो उसी दिन उन्होंने यशवंत का टिकट पूना के लिए कटवा दिया था। तो ऐसी परिस्थितियाँ सबके सामने आती हैं, तो वो ना आए, लेकिन आपका एक आचार संहिता का आपको पालन करना चाहिए। आप जब नेशनल एडवाइज़र की जैसी एक बहुत ही गरिमापूर्ण पद, एक बहुत ही सम्मान का पद, एक बहुत ही ऐसा पद जिस पर पूरा देश भरोसा करता है, उस पर जो है आप आसीन है, तो फिर अब आपको उससे ज़्यादा बड़ा कितना भी पैसा और कितना भी और कुछ नहीं हो सकता। तो आपको एक फाउंडेशन नहीं बनाना चाहिए थी, नैतिकता के नाते आपको इस बात को सोच के रखना चाहिए। उधर उनके 2 बेटे हैं, एक बेटे के बारे में भी ये सामने आया कि वो बेटा जो है वो एक ऐसी जगह उसने कंपनी बना ली, एक द्वीपी देश है छोटा सा, जहाँ पर पता चला दुनिया भर के 2 नंबर के पैसे वाले निवेश करते हो और फिर वहाँ से फिर जो है वहाँ जो मार्शल कंपनियाँ बनाते हो उनके जरिए जो अपने देश में लूट की होती है उसको नंबर 1 का बना लेते। तो ये चूँकि वो डोभाल साहब के बेटे हैं और उन्होंने ऐसा काम किया, तो डोभाल साहब से नहीं पूछा होगा या डोभाल साहब से उनको नहीं टोका होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता। तो ये भी एक है कारण, और एक इंडिया फाउंडेशन है। तो अब इन सारी स्थितियों को देखते हुए, इससे सबक लेते हुए होना तो ये चाहिए था कि मनमोहन सिंह सरकार की जब उजागर हो गई थी तो उनके बाद की जो सरकार आई, मनमोहन सिंह उनके एहसान के तले दबे होंगे अंबानी के सामने, कांग्रेस बिकी हुई होगी। लेकिन आप तो कहते थे हम तो बिके हुए नहीं हैं, तो आपको तो ये काम करना चाहिए था कि आपको तय कर देना चाहिए था कि जो हमारे टॉप लेवल पर पहुँचे अधिकारी हैं वो समझ लें कि कितना भी पैसा इसके बाद में कमाएं, ये जो आपको प्रतिष्ठा, जो वजनदारी इतने ऊंचे पद पर काम करते हुए मिली है, वो उसके सामने वो कुछ नहीं। इसलिए आपको ये इस टाइप का झमेला न पालें, एक इस आचार संहिता का पालन करें जैसे सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के लिए बना दी गई कि वो ठेका या कोई अन्य बिजनेस नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से आपको मोटी पेंशन भी मिलती है, आपको और तमाम सारी सुविधाएं सेवानिवृत्त होने के बाद भी मिलती है। तो आपको क्या जरूरी है कि
आप इन पचड़ों में पड़े और आपको अंदर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा बरकरार है और आप घर नहीं बैठना चाहते उसके कारण, तो आपको काम करना ही है। तो फिर आप बाकी का जीवन आप स्वयं सेवा करिए, नहीं आप समाज के हित में स्वयं सेवा करिए, उसमें अपना योगदान किए बिना कुछ लिए दिए, वो एक काम करने का एक भावना होना चाहिए। कुछ आदर्श पर किसी अपने समाज को आरूढ़ करना है तो इस ढंग की भावनाएं, इस ढंग की व्यवस्थाएं तो बनानी पड़ेगी, इस ढंग का एक चरित्र तो बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक वातावरण बनाना पड़ेगा। हमारी संस्कृति में उस वातावरण की व्यवस्था है कि जैसे ब्राह्मण को सर्वोच्च दर्जा दिया गया था, वो राजा को भी टोक सकता था कि आपका ये काम धर्म के अनुकूल नहीं है, तो वो उसकी किसी दंड उसके हाथ में हो, कुछ 100 सेना हाथ में हो, इसकी वजह से उसका इकबाल नहीं था। उसके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगे थे कि वो धन संचय नहीं करेगा, वो जो है वो खाना भी है तो प्याज और लहसुन तक नहीं खाएगा, तो कई तरह के वो पाबंदियों का पालन करता था। इसलिए उसका नैतिक जो चरित्र है वो इतना ऊंचा रहता था कि वो उसे कोई खरीद नहीं सकता था, कोई जो है कोई भय उसको डिगा नहीं सकते। तो आज भी आप पर जब आपने पूरे देश के सबसे जिम्मेदार पदों पर रहे हैं और उसके बाद में भी आपके मन में ये हसरत रह जाए कि हम कुछ अपने लिए और कमा लें, तो ये नहीं रहना चाहिए। तो इस नाते ये सबक लेके इसको इस ढंग की आचार संहिता का हो ही जाना चाहिए था। अब जब ये मामला बड़े स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा तो फिर एक बार इसकी मांग उठ रही है कि अगर मोदी जी वास्तव में झोला उठाकर चल देने वाले प्रधानमंत्री वो फक्कड़ हैं और उन्हें कोई उनके अंदर लोलुपता नहीं, कोई उनके अंदर प्रलोभन नहीं है, तो उनको तो इसकी एक ये मील का पत्थर इस मामले में गाड़ के चलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो काला धन का था, काला धन आखिर के बारे में वो इस बात को क्यों उन्होंने भुला दिया। काला धन को उनको जो है उनके सामने एक नज़ीर है बीपी सिंह के काम करने की। बीपी सिंह ने फेयरफैक्स नाम की एक जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिमिनल ऑफेंसेज के आर्थिक जो अभिसूचनाओं के मामले में सबसे बड़ी एजेंसी, उसकी सेवाएं ली थी और उसने पूरा पोथा उनके सामने रख दिया था कि ये लोग हैं, इनका काला धन यहाँ जमा होने की संभावना है। तो और उसमें ये भी था कि उसका जो चेयरमैन था माइकल हर्समैन, अभी निजी जासूसों का कुछ वर्ष पहले ही मोदी जी के कार्यकाल में दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, तो दिल्ली में उसने कहा था कि बोफोर्स की बात चल रही है, तो उसने ये कहा था कि बोफोर्स के मामले में दलाली कहाँ पहुँची है, ये मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। बीपी सिंह ने मेरी सेवाएं ली थी उस समय पर, तो वो कंटिन्यू बनी हुई थी सेवाएं बीपी सिंह के हटने के बाद में भी, तो मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है और यदि मोदी सरकार मदद ले तो मैं उसको पूरा सबूत दे दूंगा और वो उसको जेल भेज दे। तो इतना आप उसका एसोसिएट प्रेस का और ये तमाम सारे मुकदमे चला रहे हैं और उस पर आप पे यह आरोप लग रहा कि आप जबरिया सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को जेल भेजना चाहते हैं। तो जब ये पके पकाए मामले हैं तो आप इन मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं करते। आप माइकल हर्समैन को बुलाइए, सोनिया गांधी अगर उसमें दलाली लेने में शामिल हैं जैसा कि माइकल हर्समैन इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोनिया गांधी को भी जेल भेजिए और जितने लोगों के पास में काला धन है उतने उन सारे के सारे लोगों को जेल में भेज दीजिए, वरना तो ये माना जाएगा कि ये पूरी राजनीतिक बिरादरी पूरी की पूरी भ्रष्ट है। दिखावा होता है, एक सीमा से ज़्यादा कोई किसी को दंडित नहीं करना चाहता। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि इमरजेंसी के दौरान धर्मयुग जैसी पत्रिका में छपा था और आज तक उसका खंडन नहीं हुआ कि इंदिरा गांधी ने 14 दिन तक लगातार ऊँटों से वो सोना जो जयपुर राज्य के खजाने में था उसको ढुलवाया था और वो सोना उनका कहाँ गया। और वो सोना जब इतनी ज़्यादा और इतना ये भी नहीं माना जा सकता कि इतने बड़े पदों पर रहे, तो वो इतने गरीब हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के, वो जो है वो जब चुनावी शपथ पत्र देते हैं तो उसमें आज तक उन्होंने नहीं बताया कि हमारे पास कोई गाड़ी भी नहीं। वो तो ये कहते हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, हमारे पास में कोई अपना घर भी नहीं। ये विश्वास करने के काबिल बातें नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें झोल जरूर है और उनके पास में बहुत अकूत संपत्ति होनी चाहिए। और लेकिन वो अकूत संपत्ति कहाँ है, क्या जमा है। जब बीपी सिंह की तरह आप क्यों ये साहस नहीं दिखाते कि आप
बाइक अलर्ट्समैन से कहें कि उसको पेमेंट करें और उसकी सेवाएं लें और आपका पता चल जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप न तो अपने किसी आदमी को दंडित करना चाहते हो, न जो आपके तथाकथित विरोधी कुछ नहीं है, बिरादराना सब में आप में कायम है। इसलिए आप उनके खिलाफ सूचनाएं जुटाने के लिए भी आप उसकी से फेयरफैक्स जैसी किसी एजेंसी की सेवाएं नहीं लेना चाहते। लेकिन हम जैसे लोग हैं, हम याद दिलाते रहेंगे कि इस देश में ये देश जो इसका देश की जो आत्मा है, देश की जो अभिव्यक्ति, वो आम आदमी की आबादी की अभिव्यक्ति, आम आदमी के हितों की संरक्षण के लिए आपको जो है हम आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे, कोसते रहेंगे कि आप काले धन को बाहर निकालने की जिम्मेदारी से आप मुकरिए मत, आप इस काम को करिए। और दूसरी बात ये कि आप ऐसी आचार संहिता बनाइए कि जो सर्वोच्च पदों तक जो लोग पहुंच चुके हैं प्रशासन में, वो लोग रिटायरमेंट के बाद में पेंशन पर और जो सेवा काल के दौरान जो उनकी जो कमाई हुई उस पर संतोष करना सीखें। उनके लिए आचार संहिता बनाइए कि वो किसी भी कारपोरेट द्वारा संचालित किसी फाउंडेशन में फाउंडेशन का न तो स्वयं हिस्सा बने और ना अपने बेटे बेटियों को इजाज़त दें कि वो उस फाउंडेशन का हिस्सा बने। आप लोग भी इसमें हमारा साथ दीजिए और इस बारे में बहुत सारे सुझाव आप लोगों के पास में ऐसे होंगे जो आज हम अपनी इस वीडियो में नहीं बता पाए, तो उन सुझावों के बारे में कमेंट बॉक्स में आप उन सुझावों को दर्ज कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।